Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट क्वांटम नंबर हमने स्टार्ट किया था और क्वांटम नंबर में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कस कर लिया था और एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्कस किया और इनके सिग्निफिकेंस भी डिस्कस किए। क्वांटम नंबर थे क्या, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि दीज आर द नंबर्स विच एक्सप्लेन कंप्लीट बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि एटम में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन 4 नंबर्स का यूज़ करते हैं जिन्हें हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, जिसमें हमने 4 क्वांटम नंबर पढ़े थे। सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, इसी तरह उसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने डिस्कस किया सबसे पहले, फिर हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर डिस्कस किया। आज स्टूडेंट्स हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ स्पिन क्वांटम नंबर भी डिस्कस करेंगे। अब ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे बात की थी कि जिस तरह हमें किसी पर्सन का एड्रेस बताना पड़ता है तो हम कहते हैं जी कि वो पर्सन XYZ सिटी में, XYZ टाउन, XYZ स्ट्रीट और XYZ हाउस नंबर में रहते हैं। तो बिल्कुल ये क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस आपको बताएंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेट से आपको इलेक्ट्रॉन की सिटी के बारे में बताता है जो कि ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको टाउन के बारे में बताते हैं कि इन ऑर्बिट्स में सब शेल्स हैं, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फर्दर आपको स्ट्रीट के बारे में बताएंगे कि इन सब शेल्स में ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये आपको इलेक्ट्रॉन की जो बिहेवियर है या स्पिन है या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को स्पिन के बारे में बताएंगे। तो दीज आर 4 क्वांटम नंबर्स विच एक्सप्लेन कंप्लीट एड्रेस या बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो स्टूडेंट्स आज हम अपना काम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगर आपको याद हो तो बोहर जो थे उनके एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स थे हमने डिस्कस किए, उनमें लास्ट डिफेक्ट था जिसमें हमने ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट डिस्कस किए थे। ज़ीमैन ने क्या कहा था कि अगर हम जो है वो जिस भी एटम का स्पेक्ट्रम आप देख रहे हैं, अगर आप उस एटम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे, ठीक है, और फिर उसका स्पेक्ट्रम अगर आप देखेंगे तो स्पेक्ट्रम जो कि स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हुआ था वो फर्दर फाइन लाइंस में जो है वो लाइंस में डिवाइड हो गया। और ये क्या था, ये ज़ीमैन इफेक्ट था। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि हमने क्या किया, हमने किसी एटम का स्पेक्ट्रम देखा, ठीक है, फिर उसके स्पेक्ट्रम को या उस एटम को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो फर्दर स्प्लिट हो गई। तो स्पेक्ट्रल लाइंस का फर्दर स्प्लिट हो जाना ये क्या था, ज़ीमैन उसे यहाँ पे अपने क्वांटम नंबर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। मुझे पता है कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम में अपनी बात करूँ। लेट्स से कि हमने स्पेक्ट्रम देखा एटम का, दैट वाज लाइन स्पेक्ट्रम। आपको उसमें लाइंस नज़र आ रही थी और ये कब था, जब आपने किसी एटम को लेट से डिस्चार्ज ट्यूब में इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लेस किया। इस एटम में से ग्लो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली लाइट एमिट हो रही है, आप उस एमिटिंग लाइट को जब क्या करते हैं डिटेक्टर के थ्रू देखते हैं तो डिटेक्टर आपको इस एनर्जी का स्पेक्ट्रम दे देता है। लेट्स से इट इज़ द स्पेक्ट्रम के आपको लाइंस नज़र आ रही हैं। हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो स्पेक्ट्रम थी या ये जो आपको लाइन नज़र आ रही हैं ये कब है कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, एटम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, अपर शेल में गए, अपर शेल से एनर्जी को रेडिएट किया, एमिट किया और फिर वापस आए। तो जब वापस आए एनर्जी एमिट हुई तो एमिटिंग एनर्जी का स्पेक्ट्रम हमें ये दिखाई दिया। हमने कहा कि ये स्पेक्ट्रम या ये लाइन क्यों है, क्योंकि एटम ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में जंप करके आ रहे हैं, इसलिए हमें ये लाइंस दिखाई दी। हमने जब एक लाइन को विद द हेल्प ऑफ हाई रिजोल्विंग पावर माइक्रोस्कोप देखा तो हमें
ये एक लाइन फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड होती हुई दिखाई दी। ठीक है, ये एक लाइन थी, ये स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड हो गई। हमने कहा जी कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस में डिवाइड होना एजीमुथल क्वांटम नंबर के थ्रू एक्सप्लेन किया। एजीमुथल ने कहा कि ऑर्बिट्स में सबशेल हैं और जब इलेक्ट्रॉन सबशेल टू सबशेल जंप करता है तो तब आपको स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आएंगे। अब नेक्स्ट जो हम काम करने जा रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ज़ीमैन ने कहा कि अगर मैं वो एटम जिसका आप स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, अगर मैं उस एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अब जब जो रेज एमिट हो रही हैं, अब जब आप उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम है, हाई रिजोल्विंग पावर से देखा, आपको स्पेक्ट्रल लाइन नजर आ गई। और ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, एक स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर डिवाइड हो रही होगी लाइंस में। अब ये जो फर्दर डिवाइड हो जाना, ये आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू बताया जाएगा कि फर्दर डिवीजन क्यों हो रही थी लाइंस की। अब अगर दोबारा से आप ज़रा रिकॉल करें तो बोहर के जो मॉडल था उसके डिफेक्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप गैस को या एटम को या एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो तब जो स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आएंगी वो फर्दर डिवाइड हो रही हैं। अब लाइंस का फर्दर डिवाइड हो जाना ये एक्सप्लेन करेंगे हम बाय दिस क्वांटम नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बताना है कि ये जो क्वांटम नंबर है ये किन्होंने प्रपोज किया? प्रपोज्ड बाय ज़ीमैन। ज़ीमैन ने ये क्वांटम नंबर प्रपोज किया। ये क्वांटम नंबर करता क्या है? ये क्वांटम नंबर जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उन स्पेक्ट्रल लाइन का फर्दर डिवाइड हो जाना एक्सप्लेन करेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि एक्सप्लेन फर्दर डिवीजन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड। के मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर डिवाइड क्यों हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम बताएंगे कि इस क्वांटम नंबर को हम m से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय m, और m की जो वैल्यू है दैट इज m इक्वल टू 0 भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, प्लस माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस माइनस 3 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। कोई भी जो है वो m की वैल्यू हो सकती है। अब प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 क्या है, ज़रा उस तरफ भी चलते हैं। उसका एक्सप्लेन करने के लिए हम लिखेंगे कि वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स अपॉन, m की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है जी? l पे, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन l इक्वल टू 0 देन m विल आल्सो इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे लिखूंगा m आल्सो इक्वल टू 0, और ये किसके लिए होगा? ये होगा फॉर s सबशेल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर l इक्वल टू 1 करेंगे, या मैं इसे ब्लू से ही लिख देता हूं ताकि एक सीक्वेंस बना रहे। अगर हम l इक्वल टू 1 लिखेंगे तो l इक्वल टू 1 किसके लिए था? ये p सबशेल के लिए था। तो p सबशेल के लिए m किसके इक्वल हो जाएगा? m इक्वल हो जाएगा 0 और प्लस माइनस 1 के। m को आप हमेशा 0 से ही स्टार्ट करेंगे। ये इक्वल हो जाएगा जी 0, और जो भी l की वैल्यू होगी आप m को प्लस माइनस के साथ लिखेंगे, प्लस माइनस 1। l इक्वल टू 1 होगा तो m इक्वल टू 0, और जो भी l की वैल्यू है प्लस माइनस के साथ आप वो नंबर लिख देंगे। और l किसके लिए 1 होता है? p सबशेल के लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी p सबशेल के लिए ये बात हो रही है। इसी तरह अगर हम l की वैल्यू 2 लिख देंगे तो d सबशेल के लिए है,
अब m को आपने 2 तक लेके जाना है, लेकिन 0 से स्टार्ट करेंगे तो मैं लिखूंगा m इक्वल होगा 0 के फिर प्लस माइनस 1, ठीक है, और इसी तरह फिर प्लस माइनस 2, और ये किसके लिए होगा, d सब शेल के लिए, और इसी तरह आगे सो ऑन f के लिए आप खुद से बनाएंगे। मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फर्दर आप x के लिए चलना चाहें, और सॉरी f के लिए, तो आप खुद से बना सकते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जब s के लिए अगर आप एजीमुथल क्वांटम नंबर का जो है वैल्यू देखेंगे दैट इज़ 0, और जो नंबर एजीमुथल क्वांटम के लिए होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए भी वही वैल्यू होगी, तो m इज़ आल्सो इक्वल टू 0। नेक्स्ट p के लिए हमने देखा एजीमुथल क्वांटम नंबर इज़ 1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप 0 से 1 तक लेके जाएंगे, लेकिन प्लस माइनस के साथ, नॉन जीरो इंटीजर्स को आप प्लस माइनस के साथ लिखेंगे। l इक्वल टू 2, 0 से स्टार्ट किया, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थोड़ी सी बात में चेंज आएगा वो ज़रा सुन लें गौर से। हमने करना क्या है, ये जो 0 प्लस माइनस 1 लिखा है, अगर मैं इसे ओपन करके लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि m इक्वल टू माइनस 1 0 और उसके बाद प्लस 1। इसके लिए अगर लिखना चाहूँ तो m इक्वल टू माइनस 2 सबसे छोटा डिजिट आ रहा है यहाँ पे, तो माइनस 2 फिर माइनस 1 फिर 0 फिर प्लस 1 और फिर प्लस 2। अगर यहाँ पे आप गिने तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3। इस तरफ अगर आप काउंटिंग करें तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। बेटे ये जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, एक्चुअली ये नंबर ऑफ डिजिट्स इस सबशेल की स्पेस ओरिएंटेशंस को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से बात थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, अगर आप गौर से सुनेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई जो है वो ज़्यादा मुश्किल बात आएगी। ये जो नंबर्स अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे m के लिए 0 प्लस माइनस 1 को ओपन करके लिखा तो माइनस 1 सबसे छोटा डिजिट आ रहा था, माइनस 1 0 प्लस 1, माइनस 2 सबसे स्मॉल आ रहा था, माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2। अब डिजिट गिने, जितने डिजिट्स आ रहे होंगे उस सबशेल की स्पेस में उतनी ही ओरिएंटेशंस होंगी, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस सबशेल में उतने ही ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं अपनी बात को आगे फर्दर प्रोसीड करता हूँ, ज़रा देखते रहिएगा। अब मेरे लिए s के लिए वैल्यू या m के कितने डिजिट्स आ रहे थे, एक डिजिट था, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फॉर s आपके पास एक ही स्पेस ओरिएंटेशन होगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी कि 1 स्पेस ओरिएंटेशन, या मैं इसे सिंपली कहना चाहूँ तो 1 ऑर्बिटल, कि s में एक ही ऑर्बिटल है, इसीलिए s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है कि s को अगर आप, या s सबशेल जो है मैग्नेटिक फील्ड में फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए इसमें एक ही ऑर्बिटल है और उस एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और ये जो s ऑर्बिटल है इसकी जो शेप है, शेप इज स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल, कि इस ऑर्बिटल की शेप क्या है, स्फेरिकल और सिमेट्रिकल शेप है, और इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस हर तरफ जो हैं वो इक्वल हैं, हर तरफ, या न्यूक्लियस के हर जो है वो ऑल डायरेक्शन में क्या है, ये फर्दर p को एक्सप्लेन करूंगा तो शायद मेरी बात आप समझ पाएं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम p सबशेल की बात कर लेते हैं। अगर हम p सबशेल को देखें तो p सबशेल के लिए m-1 0 प्लस 1 3 डिजिट्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स के p सबशेल की 3 स्पेस ओरिएंटेशन है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जी कि 3 स्पेस ओरिएंटेशन, के इस सबशेल की 3 स्पेस ओरिएंटेशन है। इस ओरिएंटेशन कहते हैं डायरेक्शन को, कि स्पेस में आप इसको 3 तरीके से जो है वो प्लेस कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस सबशेल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे,
मैं यहां पे लिखूंगा व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब आपने इसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया तो ये जो सबशेल है ये तीन जो है वो ओरिएंटेशन में डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसे लिखूंगा जी कि विल डिवाइड इनटू 3 ओरिएंटेशन। ये 3 ओरिएंटेशन में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए आप इस ऑर्बिटल को या इस सबशेल को ट्रिपली डीजेनरेट जो है वो सबशेल भी कहते हैं या ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। और सेकंड नेम इसका, इन ऑर्बिटल्स को आप 3-fold डीजेनरेट या ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं। तो मैं कहता हूं जी कि सॉरी हम यहां पे लिखेंगे कि कॉल 3-fold डीजेनरेट और ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डी सबशेल को। ठीक है, अब डी सबशेल क्या है? डी सबशेल के लिए अगर आप देखें तो एम के कितने डिजिट्स आ रहे थे? 1 2 3 4 5। तो मैं यहां पे लिखूंगा 5 डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स, तो इट मींस कि 5 स्पेस ओरिएंटेशन है। 5 स्पेस ओरिएंटेशन कब? जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो ये 5 स्पेस ओरिएंटेशन में डिवाइड हो जाएगा। अब वो 5 स्पेस ओरिएंटेशन क्या हैं? वो कहते हैं जी कि इसके जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, अगर हमने m की वैल्यू देखी तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी? -2 से स्टार्ट हो रहे थे हम। ठीक है, तो इसका एक सबशेल ऑर्बिटल होगा dxy, फिर उसके बाद -1 ऑर्बिटल जो है dyz, फिर 0 कौन सा ऑर्बिटल था? dxz, फिर उसके बाद +1 कौन सा होगा? dx² - y², और उसके बाद +2 दैट इज dz²। ये इसके 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और ये डिजिट्स उन 5 ऑर्बिटल्स को डिनोट कर रहे हैं। इनकी शेप्स क्या हैं ये नेक्स्ट हमने आगे सीखना है। अगर आप p ऑर्बिटल्स को देखना चाहते हैं तो इसी तरह p ऑर्बिटल के लिए भी आप बता सकते हैं कि -1 है, आप इसके लिए dx लिख सकते हैं, फिर 0 आप इसके लिए बेटे dy लिख सकते हैं, और उसके बाद 1 आप इसके लिए dz लिख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट f ऑर्बिटल है, सबशेल है। f सबशेल में टोटल 7 जो हैं वो ऑर्बिटल्स हैं या 7 डिजिट्स आएंगे m के। अगर आप आगे फर्दर प्रोसीड करके लिखना चाहे, देखना चाहें, आप देख सकते हैं। इसका मतलब 7 स्पेस ओरिएंटेशंस होंगी। आप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं बताया गया, तो इट मीन्स कि वी हैव टू लीव दैट, और हम उसको फर्दर जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी सिग्निफिकेंस लिखना चाहें तो सिग्निफिकेंस भी बता सकते हैं आप इनकी। मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा जी, सिग्निफिकेंस इसकी क्या है? आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किस तरह मालूम कर सकते हैं जी? हम फार्मूला है हमारे पास 2 × 2l + 1। सॉरी 2l + 1 से आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो मालूम कर सकते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल आपने p सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स देखने हैं कितने हैं, तो p सबशेल के लिए l की वैल्यू आपके पास क्या है? 1। तो यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा जी? 2 × 1 + 1, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3। इसका मतलब p सबशेल में
3 ऑर्बिटल हैं। इसके अलावा अगर आप डी में देखना चाहें तो डी के लिए भी इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स मालूम कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपको ये जो क्वांटम नंबर है ये डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी बताते हैं। यानी कि ये हमें बताता है कि किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं। पी सबशेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल हैं और तीनों के तीनों डीजेनरेट, मतलब उनकी एनर्जी क्या है, सेम है। डी सबशेल में 5 हैं, एफ में अगर आप जाएंगे तो 7 ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ऑल इन ऑल था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट जो है वो हम अब स्पिन क्वांटम नंबर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं हम कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट स्पिन डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रॉन की, इन एन ऑर्बिट, के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। और वो डायरेक्शंस क्या हैं, 2 डायरेक्शंस हो सकती हैं, हमें पता है। एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी हो सकती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करे या स्पिन करे इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। अगर आप देखें तो घड़ी की सुइयां भी इसी सिमत में मूव कर घूमती हैं, तो ये जो स्पिन होगी ये क्लॉकवाइज होगी। और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, अगर कोई बॉडी रोटेट करे, स्पिन करे घड़ी के ऑपोजिट सिमत में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो है वो डायरेक्शन हो जाएगी। अब स्पिन हमें क्यों बतानी पड़ी, उन्होंने कहा जी कि जब हमने अल्कली मेटल्स को देखा, अल्कली मेटल्स ने एनर्जी अब्जॉर्ब की। एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद इन्होंने क्या किया, अपने अल्कली मेटल्स को बेटे अगर हम देखें तो हमें पता है कि अल्कली मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो मैं लिख दूंगा जी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि ये जो एटम्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जब ये मेटल्स एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगी तो इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एमिट करेंगे और एमिट करने के बाद अपने शेल्स में वापस आएंगे। जो एनर्जी एमिट हुई, अगर आप उस एनर्जी का स्पेक्ट्रम देखेंगे तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो 2 लाइंस पे कंसिस्ट कर रहा होगा, जिसे हम डुप्लेट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि इनका जो स्पेक्ट्रम है उससे हम डुप्लेट स्ट्रक्चर का नाम भी देंगे। अब डुप्लेट स्ट्रक्चर क्या है या क्यों हमें 2 लाइंस जो थी वो स्पेक्ट्रम में मिली, इसे एक्सप्लेन किया अहलनबेक ने और गोल्डस्मिथ ने बाय स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, उन्होंने अपना स्पिन क्वांटम नंबर दिया, प्रपोज किया किन्होंने जी, अहलनबेक एंड गोल्डस्मिथ ने। प्रपोज्ड स्पिन क्वांटम नंबर। इन्होंने कहा कि डुप्लेट स्ट्रक्चर आने का जो रीज़न थी, जो वजह थी, वो ये थी कि इलेक्ट्रॉन अपने जब ऑर्बिट्स में या ऑर्बिटल्स में जब रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सॉरी मूव कर रहे होते हैं, तो ये इन ऑर्बिट तो मूव कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ ये अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये अपने ही एक्सिस के गिर्द घूमते हैं तो इनकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो इनकी रोटेशन को उन्होंने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने के जो है वो डिनोट किया, किससे, विद +1/2 और -1/2 से। उन्होंने कहा जी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उसे आप क्वांटम नंबर +1/2 से डिनोट करेंगे और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्वांटम नंबर -1/2 से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से आपको ये जो डुप्लेट स्ट्रक्चर है ये मिलता है। कब? जब आप अल्कली मेटल्स को डी एक्साइट करते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स बड़ी मैं अगर बात को यहाँ पे समराइज़ कर दूँ तो हमने 4 क्वांटम नंबर सीखे। फर्स्ट क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन शेल में होते हैं, और वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आप क्या क्या मालूम कर सकते हैं आपने सिग्निफिकेंस में बता दिया। फिर आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर देखा, हमने कहा कि शेल्स में सब शेल हैं और कौन कौन से सब शेल हैं, ठीक है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट किया। सिग्निफिकेंस में ये बता दिया कि अगर हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो तो उससे हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हमने बात की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। हमने कहा कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, अगर आप एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो स्पेक्ट्रल लाइन फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं। तो जीमैन ने बताया कि स्प्लिटिंग क्यों होती है विद द हेल्प ऑफ इट्स क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का नाम दिया या उसे ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इन्होंने बताया कि सब शेल्स में ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑर्बिटल्स बेसिकली स्पेस ओरिएंटेशन है कि एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन किस किस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर सकते हैं। और लास्ट में हमने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रोटेट कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज में, और आप उनकी रोटेशन को स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 या -1/2 से डिनोट करते हैं। तो ये ओवरऑल बिहेवियर भी था कि सब शेल में इलेक्ट्रॉन सब शेल में आ जाते हैं, सब शेल में ऑर्बिटल्स आ जाते हैं, और उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि घूम रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वांटम नंबर्स वाला टॉपिक था। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल या शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में आगे बात की जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है, और एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी है, एफ है। अब इनकी शेप्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल क्या है, वो कहते हैं जी कि स्फेरिकल इन शेप है। ये मैं यहाँ पे साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्फेरिकल इन शेप और इन ऑल डायरेक्शन अराउंड न्यूक्लियस। अराउंड न्यूक्लियस। फॉर एग्जाम्पल कि ये न्यूक्लियस है किसी एटम का, पहले शेल का एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में ये आ गया, ठीक है, दूसरे शेल का एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप में इस तरह आ जाएगा जी। तो यहां से हमें एक और आइडिया भी मिला कि ये फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 1s है और ये क्या है 2s है। तो हमें यहाँ से ये आइडिया भी मिल रहा है कि जो फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल है इसका साइज स्मॉल है और न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस भी क्या है, कम है। सेकंड शेल का जो s ऑर्बिटल है साइज ज़्यादा हो गया और न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी ज़्यादा हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि बाय साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के लिहाज से ये डिस्टेंस और साइज के लिहाज से अगर आप देखना चाहें तो 1s इज स्मॉलर देन 2s एंड 2s इज स्मॉलर देन 3s एंड सो ऑन। अब दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ये जो स्पेस है इससे आप नूडल सरफेस भी कह सकते हैं या नोडल प्लेन भी कह सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो हैं वो मिनिमम है या ज़ीरो हैं, यानी कि या तो इस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा या इस रास्ते पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो हैं वो ज़ीरो हैं। पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो 3 इसमें ऑर्बिटल आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 3 ऑर्बिटल से इसमें कौन कौन से थे जी। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ इसको, ये ऑर्बिटल्स लिख दूंगा कि पी सब शेल में पाए जाने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, अगर एक ऑर्बिटल लिखूंगा तो इट मींस एक ही ऑर्बिटल की बात हो रही है। मैं ऑर्बिटल लिख देता हूँ और इसी तरह यहाँ पे भी। अब 3 इसमें ऑर्बिटल आ जाते हैं, कौन कौन से हैं जी, पी एक्स है, पी वाई है और पी जी है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस, कि इन एक्सिस के अलोंग ये इसमें पी के ऑर्बिटल आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ लूप्स हैं। अगर मैं एक्स एक्सिस वाला ऑर्बिटल बनाऊंगा, स्पेस कम है मेरे पास, तो स्टूडेंट्स ज़रा देखते जाइएगा। लेट्स से इट इज़ एक्स एक्सिस,
तो एक्स एक्सिस वाला जो ऑर्बिटल है आप इसकी 2 लूप्स बना देंगे अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। इसी तरह अगर वाई एक्सिस वाला ऑर्बिटल बनाना चाहते हैं तो पी वाई आपके पास कुछ इस तरह होगा, आप इसकी 2 लूप्स बना देंगे अलोंग वाई एक्सिस। और जी एक्सिस वाला अगर आप बनाना चाहते हैं तो पी जी आप इसकी 2 लूप्स बना देंगे अलोंग जी एक्सिस। लें जी, इन द फॉर्म ऑफ लूप्स या डम्बल शेप में ये ऑर्बिटल होगा, जो है वो शेप होगी इनकी। नेक्स्ट डी ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। बेटा इनकी जो फिगर है या डायग्राम है आप बार बार बनाएंगे, 2-3 दफ़ा बनाएंगे, प्रैक्टिस करने से आपको जो है वो परफेक्शन आएगी। 5 इसमें ऑर्बिटल्स आ जाते हैं डी सब शेल में, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स वाई, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जी स्क्वेयर। अगर मैं बनाना चाहूँ तो आप एक ही एक्सिस बनाएंगे, लेट्स से इट इज़ जी एक्सिस, तो जी एक्सिस के अलोंग आप एक ही लूप बनाएंगे और यहाँ पे आप एक सर्कल सा शो कर देंगे कि सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी एक्सिस पे है, ठीक है। तो ये आपके पास डी ऑर्बिटल्स की शेप आ जाएंगे। तो दीज आर दी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। इसमें से मोस्टली पी ऑर्बिटल के बारे में काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है कि पी ऑर्बिटल की शेप के बारे में जो है वो आपने बताना है कि कितने ऑर्बिटल हैं, शेप क्या है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने क्वांटम नंबर्स को कंप्लीट किया, साथ ही साथ शेप ऑफ ऑर्बिटल्स को भी देखा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके लिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए अबाउट n+l रूल। लास्ट 2 to 3 मिनट्स हैं, मैं चाहता हूँ कि इन 2 to 3 मिनट्स में हम n+l रूल को जो है वो डिस्कस कर लें। तो n+l रूल है क्या? आपने ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं विद द हेल्प ऑफ n+l रूल। उस ऑर्बिटल में पहले आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जिसकी n+l रूल की वैल्यू सबसे कम होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1s है, 2s है, 3s है, 3p है, इसी तरह इस तरह लिख लेते हैं जी इसे, या 1s 2s और 2p है, इसी तरह 3s है और 3s के बाद 3p आ जाता है। मैंने एक सिस्टमेटिक वे में सब शेल्स को लिख दिया। अब अगर मैं n+l की वैल्यू देखूं तो यहाँ पे n क्या है? शेल नंबर है। पहला शेल n+l को अगर आप देखना चाहें तो n इज़ शेल नंबर, तो इसका मतलब n आपके पास 1 और s सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 1 + 0, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 1। इसके लिए अगर आप n+l की वैल्यू देखना चाहते हैं तो n इज़ 2, तो मैं लिखूंगा जी 2 + s की वैल्यू क्या होती है जी? l के लिए 0 होती है, तो 2 + 0 ये भी आपके पास क्या आ जाएगा जी? ये आपके पास 2 आ गया। अब इस तरफ आ जाते हैं जी, n आपके पास क्या है? 2 है बिकॉज इट इज़ शेल नंबर, और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है जी? 1, 2 + 1 इट इज़ इक्वल टू 3। इसके लिए भी देख लेते हैं जी, n आपके पास क्या है? 3, ठीक है, और s के लिए l की वैल्यू आपके पास क्या होती है? 0। 3 + 0 = 3। अब बेटे n+l रूल कहता है कि जिसकी n+l की वैल्यू सबसे कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएंगे, फिर उसके नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएंगे, फिर उसके बाद इस 2s में आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 3 वैल्यू इसकी आ रही है, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और इसकी वैल्यू भी 3 आ रही है। अब 2 ऐसे सब शेल आ गए जिनके लिए n+l की वैल्यू सेम आ रही है, तो किस में इलेक्ट्रॉन पहले हम फिल करेंगे? जिसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल होगी। अगर आप देखें तो इसके लिए भी n+l 3 है, इसके लिए भी n+l 3 है। आप देखें कि n की वैल्यू दोनों में स्मॉल किसकी है? यहाँ पे। तो इसका मतलब 2p में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे और उसके बाद फिर जाएंगे 3s में। बेटा ये थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया अबाउट n+l रूल कि आपने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। n+l रूल से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हर सबशेल की इस मेथड से, और जिसकी वैल्यू स्मॉल आ रही होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें, बाद में उसके अगर 2 सबशेल्स की या ऑर्बिटल्स की वैल्यू सेम आ रही है तो जिसके लिए n की वैल्यू स्मॉल होगी पहले इलेक्ट्रॉन आप उसमें फिल करेंगे।
तो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर था और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा क्वांटम नंबर्स का। आप फर्दर इसे खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे इसकी। और उसके बाद शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, डी सब शेल्स को आपने खुद से 2 से 3 बार इसकी शेप्स ज़रूर ड्रॉ करनी है। आप सीख जाएंगे कि किस तरह इनकी शेप्स ड्रॉ करनी है। बाकी इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसे हम अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने बेटे अपने लेक्चर नोट्स ज़रूर बनाने हैं और यूनिक नोट्स ज़रूर देखिएगा, आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs मिलते जाएंगे साथ साथ। थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़।